ये भी पप्पू है। अब क्या कर लो, हम्म। राहुल गांधी के बारे में बना रखा था। अब ये पोस्टर सैकड़ों करोड़ों रुपए लगा के बनाया गया था, वो सब हुआ था। आज वो छवि टूट गई। मोदी जी की सबसे बड़ी पूंजी जो थी वो अचानक छोटी हो गई है, और वो थी पप्पू वाली इमेज। पप्पू का जो पोस्टर था, राहुल गांधी इन 3 चीजों पे पक्का है। पहला, सेकुलर हिंदुस्तान होगा जिसमें सबके लिए बराबर हक होगा। दूसरा, सोशल जस्टिस। और तीसरा, इकोनॉमिक इक्वालिटी। आपको कैसे पता है पक्का खड़ा है? 15 साल से मिलता रहा हूं, बात हुई है। मैं कोई जिगरी दोस्त होने का दावा नहीं करता। राहुल गांधी की छवि बदले, मेरे को उसमें इंटरेस्ट कम है, लेकिन मोदी जी की जो एसेट है वो घट रही है, ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज है। 2002 में हमने इनको सबक सिखा दिया। छोटे मोटे सड़क के गुंडे का बयान नहीं, ये किसी म्युनिसिपैलिटी में खड़े हुए लीडर का बयान नहीं, देश के होम मिनिस्टर का बयान है। इसीलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं। सर, मेरे घर में आग लगी हो तो मुझे उस टाइम सिर्फ 2 पार्टियां नजर आएंगी। 25, 50, 100 लोग सामने खड़े हो, मुझे 2 दिखाई देंगे। वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है, और वो जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है। तो इन पर अक्सर ये बात होती है कि जो बीज जो कांग्रेस ने बोया वही काट रही है। कांग्रेस के तो एक नहीं 100 दोष हैं, 100 पाप हैं इनके। लेकिन मैं आज खड़ा हूं। आज जब इस देश में आग लगाने की कोशिश बीजेपी, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की प्राप्तियां क्या हैं? क्या प्राप्ति आज? भाई, तीर तो निशाने पे लगा है, कुछ तो हुआ है। इस यात्रा ने उम्मीद जगाई है, चुप्पी तोड़ी है। इसका असर होगा 2024 के चुनाव पर? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वोट नहीं है, इलेक्शन विक्ट्री नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर झूठ को झूठ कहने की इस देश में हिम्मत बन जाए। अडानी और अंबानी, इनके बारे में खूब चर्चा होती है कि 2 लोग देश को चला रहे हैं पॉलिटिकली, 2 लोग इकोनॉमिकली चला रहे हैं, बिजनेस सारा उनके पास है। इसकी क्या गारंटी है कि आगे राहुल आएंगे, उनके पास पावर होगी तो ये नहीं होगा? क्योंकि पहले तो कांग्रेस ऐसे करती रही है। एनडीटीवी भी उनको है, मतलब जिस पे उंगली रख दी। ये चौटाला जी के बारे में एक बार कहते थे कि साहब जिस घर को देख लिया बस वो घर उनका हो गया। अब ये तो अडानी जी का तो पूरा देश का मामला हो गया। ये कांग्रेस के दौरान इस तरह का क्रोनिज्म, मनमोहन सिंह को देखिए, मनमोहन सिंह की मेरी काफी आलोचना है। आदमी बेईमान है। तो कांग्रेस ने किया आगे नहीं करेगी, इसकी गारंटी क्या है? ना, गारंटी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। अरविंद केजरीवाल के साथ भी रहे हैं, वो कहते हैं कि ये चला गया है, ये जो इकट्ठे होने सब लोगों ने, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत तो क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। और क्वालिटी आम आदमी पार्टी के साथ, अल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी है। तो एक हाथ में पेट्रोल और एक हाथ में बाल्टी लेके चल रहा है, वो सबसे खतरनाक है। और मुझे अफसोस है कि आम आदमी पार्टी की भूमिका आज वही है, ज्यादा पेट्रोल वाली है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी की पूंछ पकड़ ली है इस वक्त, वो देख के मुझे शर्म आती है कि अच्छा मैं इन लोगों के साथ रहा था। जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाएगी, उसके बाद युगेंद्र यादव कहाँ होंगे? मेरी कोशिश ये होगी कि जन आंदोलनों की इस ऊर्जा को और पार्टियों की ऊर्जा, जो देश बचाने के लिए दोनों ऊर्जाओं का एक ब्रिज कैसे बने, उस पे होगी। खुल के काम करूंगा। आपके बारे में बोला विज्ञान भवन नहीं आना चाहिए। हाँ, वो तो अमित शाह ने बोला था। उसको तो मैं मेडल देखता हूँ साहब। अब अगर अमित शाह बोलता है कि किसी को भी ले आओ विज्ञान भवन, योगेंद्र यादव को ना लेके आओ, मैं समझता हूँ इससे अच्छा मेडल तो किसी को मिल नहीं सकता। राजनीति और पीपल मूवमेंट्स का रिश्ता इस देश में बहुत पुराना रहा है, आज़ादी के टाइम से। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें भी बहुत सारी पीपल मूवमेंट सपोर्ट कर रही हैं। हमारे साथ योगेंद्र यादव हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्यों आए कांग्रेस के साथ। क्या समाजवादी कांग्रेसी हो गए हैं या कांग्रेस समाजवादी हो गई है? स्वागत है जी, बहुत बहुत आपका। नमस्कार, स्वागत।
तो इसी से शुरू करते हैं, कांग्रेस समाजवादी हो गई या समाजवादी कांग्रेसी हो गई? देश बदल गया। मेरे जैसे लोग जिनका कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो अपने स्वराज इंडिया पार्टी का हूँ और खुशी से उसका बिल्ला लगा के चलता हूँ जी। मेरे जैसे लोग कम से कम 150 इस तरह के जन आंदोलन, जन संगठन, हम सब ने फैसला किया कि हम कांग्रेस की आयोजित इस यात्रा का सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस का नहीं, नेता का नहीं, इस एक मुहिम का हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आज इस वक्त की देश की मांग है। और कल को कोई दूसरी पार्टी ऐसी मुहिम करती है, कल को डीएमके करती है, अकाली करते हैं, कोई समाजवादी पार्टी करती है, उसका भी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आज जो देश की हालत है, मैं ज़्यादा आपको नहीं कहता, 4 दिन पहले इस देश के होम मिनिस्टर ने क्या कहा है। होम मिनिस्टर देश का पब्लिक मीटिंग में खड़ा होकर कहता है 2002 में हमने इनको सबक सिखा दिया। किनको क्या सबक सिखा दिया? सारी दुनिया नहीं जानती 2002 में क्या हुआ था। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आज मान लीजिए कोई नेता खड़ा होकर कहे 1984 में हमने उनको सबक सिखा दिया था। मतलब क्या? ये छोटे मोटे सड़क के गुंडे का बयान नहीं है, ये किसी म्युनिसिपैलिटी में खड़े हुए लीडर का बयान नहीं है, देश के होम मिनिस्टर का बयान है। मतलब क्या कि इस देश की जो बुनियाद है, आज उस बुनियाद में तेल डाला जा रहा है। आज इस देश की संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे हैं। आज इस देश की आज़ादी आंदोलन की जो विरासत है, भगत सिंह की जो विरासत है, गांधी की विरासत है, अंबेडकर की, नेहरू की विरासत है, उस विरासत को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ऐसे वक्त इसीलिए आप हाँ कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं या हिस्सा हैं इस मूवमेंट का? इसीलिए हम इस भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं मोटी भाषा में बता देता हूँ। अगर मेरे घर में आग लगी हो तो मुझे उस टाइम सिर्फ 2 पार्टियां नजर आएंगी। 25, 50, 100 लोग सामने खड़े हो, मुझे 2 दिखाई देंगे। वो जो कि पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है और वो जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है। उस वक्त जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है उसकी बाल्टी लाल है, नीली है, पीली है, हरी है। उसका और मेरे बच्चे का परसों क्रिकेट की बॉल लेके झगड़ा हुआ था, 6 महीने से बोलचाल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है वो मेरा साथी है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, उसके साथ मिलके मैं पानी डालूंगा। आज राहुल गांधी अगर इस देश में नफरत की राजनीति के खिलाफ भारत जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं, मेरे 100 डिफरेंसेस उनसे होंगे, रहे हैं। मैंने कहा है कांग्रेस के खिलाफ में, हम जैसे लोगों ने तो जिंदगी भर किया, अभी मेरे तो 77 में पॉलिटिकल लाइफ शुरू तो बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ लड़ते जी। और मैं तो पहले दिन से, मेरी तो आंख जब खुली तब मैंने वो गीत सुने थे, वो कांग्रेसी आएंगे क्या करेंगे, इमरजेंसी के बाद के गीत सुने थे। और मैंने इंदिरा गांधी को हारते हुए देखा था और महसूस किया था अच्छा ये भी डेमोक्रेसी हो सकती है। और 80 के डेकेड्स में 84 मैंने अपनी आंख से देखा। उसके बाद जिस भी एक हिंदुस्तानी की जो रिएक्शन होना चाहिए वो मेरा रिएक्शन था। उस सब के बाद अगर और लाठी अगर खा के फ्रैक्चर करवाया तो कांग्रेस की लाठी से, अभी तक बीजेपी किसी ने नहीं करवाया है। मेरे जैसे लोग जब आते हैं तो इसलिए कि आज वो सब याद करने का वक्त नहीं है। आज इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कोई बाहर वाले लोग नहीं, कोई नीचे वाले लोग नहीं, जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं, सबसे बड़ी कुर्सियों पे, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, किस तरह के लोग हैं, क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इस देश का कहता है मैं कपड़ों से पहचानता हूं लोगों को। जहां ये हो रहा है, जहां जानबूझ के इस देश के सच्चे सवालों पे पर्दा डालने के लिए हिंदू मुसलमान हर चीज को किया जा रहा है, और बिल्कुल अंग्रेजों वाले खेल हैं। अंग्रेजों का हम क्या कहते हैं, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो ये क्या हो रहा है इस टाइम देश में? गरीबी है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, बेइंतहा बेरोजगारी इस देश में। इस देश के 97% लोगों की इनकम गिर रही है, 2 बंदों की इनकम बढ़े जा रही है, और एक बंदे की इनकम पिछले 2.5 साल में 20 गुना हो गई है। इस सब पे पर्दा डालने के लिए हिंदू मुस्लिम बांटो और राज करो, घर में आग लगा के अपनी रोटी सेको चुनाव के लिए। योगेंद्र जी, ये कहा जाता है कि ये जो बीज बोए हैं ये किसी टाइम कांग्रेस ने, चाहे वो शिलान्यास का दौर हो जब राजीव जी थे, चाहे सोमनाथ मंदिर वाला जिक्र हो, राष्ट्रपति होते हुए वहां पर जाना, चाहे 84 हो, तो इन पर अक्सर ये बात होती है कि जो बीज जो कांग्रेस ने बोया वही काट रही है। कांग्रेस के एक नहीं 100 दोष हैं,
और 84 का जिक्र तो मैंने किया, आपके बिल्कुल। करने से पहले मैंने कहा। बिल्कुल किया। हर हिंदुस्तानी को शर्म आनी चाहिए, मतलब वो हमारे देश पे इतना बड़ा काला दाग है, पता नहीं कब दिन किस दिन ये धुल पाएगा दाग हमारे ऊपर। तो कांग्रेस के तो एक नहीं 100 दोष हैं, 100 पाप हैं इनके। लेकिन मैं आज खड़ा हूं। आज जब इस देश में आग लगाने की कोशिश बीजेपी आरएसएस के लोग कर रहे हैं, इस देश को, इस देश के सारी सतरंगी इस देश को खत्म करके कह रहे हैं सिर्फ एक रंग इस देश में चलेगा, सबको आना है तो आ जाओ, नहीं तो खत्म करो। उसमें मैं किसी ने 30 साल पहले जो किया था वो उस पे बैठ के उससे अभी झगड़ा नहीं करूंगा। पहले आग को मिटा लेंगे, फिर मैं बैठा के शायद ये भी कहूंगा भाई आग लगाने में तुम्हारा भी हाथ था, तुमसे भी गड़बड़ी। मेरे कम्युनिस्ट दोस्तों से मेरी कितनी लड़ाई होती है, कई चीजों पे लड़ाई होती है। 42 में तुमने क्या किया, 62 में तुमने क्या किया। लेकिन आज इस देश का लेफ्ट इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए मेरा साथी है। आज मैं उनसे 42 और 62 का हिसाब नहीं करूंगा। पहले आज 2022 में देश बचे, उसके बाद बैठेंगे, बात करेंगे। आपको लाइफ में, पॉलिटिक्स में प्रायोरिटाइज करना होता है। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत जोड़ो यात्रा की प्राप्तियां क्या हैं, क्या प्राप्त किया आज? मेरे जैसे लोग के लिए उम्मीद क्या थी और प्राप्ति क्या है, दोनों बता देता हूं। मैं ये उम्मीद लेके चला था कि आज इस देश में जो सारे लोग जो इस नफरत की राजनीति के सामने खड़े हैं, जो मानते हैं कि गलत हो रहा है मेरे देश में, सब थके और हारे हुए बैठे थे आज से 3 महीना पहले। भाई अब कुछ नहीं हो सकता। टीवी पे डिबेट क्या होती थी, 24 इज ए डन डील, मतलब हो गया जी इलेक्शन, अब तो कोई बात ही नहीं करो, आगे देखो। उस माहौल में मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे लिए भी नहीं, मेरे जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी बात थी कि इस देश में चुप्पी, डर और अकेलेपन का जो माहौल बन गया था, हर बंदा अकेला महसूस करता था। जी मैं अपने ऑफिस में अकेला हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अकेला हूँ, मैं अपने मोहल्ले में अकेला हूँ, कौन इनके बारे में मुंह खोले तो मतलब पड़ जाते हैं मेरे ऊपर भेड़िए। उस माहौल में अगर लोगों में, उस माहौल में अगर एक छेद होता है तो मेरे लिए यात्रा सफल थी। मैं तो ये मान के चल रहा था और मैं इसके लिए भी तैयार था कि 6 महीना काम करेंगे और ना भी हो। क्या वो शेद हो गया? 2.5 महीने में यादविंदर, बीजेपी को याद आ गया कि मुसलमानों से संवाद करने की जरूरत है। आरएसएस को, आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी कहता है कि देश में गरीबी है, देश में आर्थिक विषमता है, बेरोजगारी है, हमें इन चीजों पे विचार करने की जरूरत है। ये कैसे हो गया जी? अचानक याद आ गया इनको गरीबी में, वो ये सब कुछ है। ये जो जामा मस्जिद भी जाते हैं मोहन भागवत, बिल्कुल जाते हैं। और इनके मिनिस्टर जिस तरह की बौखलाहट, मतलब जो सड़क वाले लोग जो काम नहीं करते, स्मृति ईरानी ने जो अभी किया है, मैंने सचमुच बहुत बेचारे बौखलाए हुए होंगे। तो मतलब जितना ये बौखलाए हैं उतना मेरे को यकीन होता है कि भाई तीर तो निशाने पे लगा है, कुछ तो हुआ है। और एक चीज हुई है, आज इतने लोग आके जब ये यात्रा शुरू हुई, मेरे को मेरे ही साथी कहते थे, आप जानते हैं मेरा सर्कल क्या है, जन आंदोलनों का, प्रोग्रेसिव लोगों का, लेफ्ट लोगों का, सोशलिस्ट लोगों का। 1-2 लोगों ने मेरे को फोन करके बोला, यादव तू जा तो रहा है, देखना तू रह जाएगा सड़क पे अकेला, ये हेलीकॉप्टर लेके चले जाएंगे और तेरी जिंदगी में एक ही कमाई है, इज्जत और रेपुटेशन, वो मिट्टी में मिल जाएगी। कि कांग्रेस के साथ चले गए, ये कांग्रेस के साथ चलेगी, कांग्रेस ही चले, तेरा हो गया मुंह काला, तू रह जाएगा सड़क पे और ये तो हेलीकॉप्टर लेके चले जाएंगे, 4 दिन तो टिकेंगे नहीं। और सब मेरे से, मैं कहता था यात्रा में चलना है, लोग कहते क्यों चले। आज उन्हीं का फोन आता है कि कब चले, राजस्थान में आ जाएं, कहाँ आ जाएं। ये जो बदलाव हुआ है, इस यात्रा ने एक उम्मीद जगाई है, और उम्मीद से बड़ी प्रॉपर्टी कोई नहीं होती किसी समाज और देश के सामने। जब आप ना उम्मीद होके बैठ जाते हो, मैच होने से पहले वॉकओवर दे के आप बैठे हुए हो घर पे, उसमें अगर कोई आपको बुला ले कहे यार खेलना है, इतनी हिम्मत आ जाए ना मैदान में कि आके खेलना है, बाकी होगा। इस यात्रा ने उम्मीद जगाई है, चुप्पी तोड़ी है। और ये जब ड्रोन के फुटेज आते हैं ना, हजारों लोग चल रहे हैं, लाखों लोग चल रहे हैं, तो बंदे को लगता है यार मैं उतना भी अकेला तो नहीं हूं। ये फर्क आया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा फर्क है। इसका असर होगा 2024 के चुनाव पर, या आप कैसे देख, आप तो चुनावी विश्लेषक रहे हैं, अगर आप, मैं उस भूमिका में आपको ले आऊं। वो छड्डो, पिछले जन्म की बातें थी, वो तो मेरे को याद नहीं, मैं मोटी बात कहता हूँ आपको। देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि चुनाव पे अगर 1 वोट का फर्क ना पड़े, मेरी बला से मेरे को कोई नहीं। अगर इस देश में लोगों को इतनी हिम्मत आ जाए झूठे को झूठ बोलना, और मैं बताऊं, एक दिन आप, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देखना,
एक दिन इस देश में आएगा, वो राजा वाली कहानी है ना, राजा के नए कपड़े आए और फिर सारे लोग कहें जी राजा के कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, और एक बच्चे ने बोल दिया तो नंगा है, और फिर सारे बोले हाँ जी नंगा है नंगा है नंगा है नंगा है। एक दिन ऐसा आएगा यादविंदर, इस देश के टेलीविजन पे जब किसी का चेहरा लोग देखेंगे ना, हर घर में कोई ना कोई एक लड़का कोई ना एक लड़की कहेगी तो झूठा है। फिर सारी दुनिया इस देश में भेड़ चाल, हाँ जी झूठा है झूठा है, हमें तो पहले ही पता था, 8 साल से पता था जी झूठा है झूठा है झूठा है। ये आएगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वोट नहीं है, इलेक्शन विक्ट्री नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर झूठ को झूठ कहने की इस देश में हिम्मत बन जाए, इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने पूछ ही लिया इलेक्शन पे, मैं समझता हूं इलेक्शन जीतना हारना, बीजेपी का जो डोमिनेंस इस वक्त रहा है उसमें एक छेद तो अपने आप हो गया है, वो इस यात्रा से नहीं हुआ, यात्रा के पहले हो गया था। वो हुआ बिहार और महाराष्ट्र की वजह से। बिहार और महाराष्ट्र में जो कोalition पलटी हुआ है उसके चलते बीजेपी की सीधी 50 सीट तो उनके खाते से निकल गई। और हकीकत आज ये है कि आज एनडीए नामक चीज कोई बची नहीं है, सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी के बाहर एक पार्टी आपके माइंड में फटाक से आती हो तो बताओ, एक पार्टी नहीं बची, सब पार्टियां तो निकल गई। अकाली दल छोड़ के चला गया, सब छोड़ के जाएगा। अकाली दल, जेडीयू, शिवसेना, जो सीट वाले थे सब चले गए, एनडीए खत्म हो गया। बीजेपी इस टाइम बहुत पतली हालत में है। बीजेपी का स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं, जो दिन रात कैलकुलेट करते हैं, 273 का हिसाब लगाते हैं, अगर मैं उनकी जगह बैठा होता तो इस टाइम हालत पतली होती कि भाई महाराष्ट्र चला गया, बिहार चला गया, बंगाल में 18 सीट थी, वहां 8 नहीं आएंगी इस बार, तो मैं बाकी ये इसकी भरपाई कहां से करूंगा? गुजरात सीट तो पूरी तो सारी की सारी है। गुजरात में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, तो मध्य प्रदेश, यहाँ तो आप एक सीट नहीं बढ़ा सकते, कमी हो सकती है, कहां से बढ़ेंगी बीजेपी? ये तो पहली बात तो ये 24 के हिसाब में मैं बार बार लोगों को समझाता हूं कि आप ये मत मान के चलो कि 24 कोई डन डील है। 24 में बीजेपी की 60 सीटें इनकी जेब से निकली हुई हैं, इनके पास भरपाई करने की कैपेसिटी नहीं है। पर आप कहोगे 60 सीट निकलने के बाद भी बीजेपी की मेजॉरिटी आ सकती है, आ सकती है। अगर हल्की सी भी हवा इनकी ना चले, पॉपुलैरिटी उतनी ही बनी रहे, तो हो सकता है उसके बावजूद ये बना लेंगे 273। लेकिन जिस देश में बेरोजगारी की यह हालत हो, जिस देश में चीन आपके 900 किलोमीटर कब्जा करके जमीन पे बैठा हुआ है, वहां जनता को अगर एक बार भी एहसास होना शुरू हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो इतने में फर्क पड़ जाएगा। और इस यात्रा ने 2 फर्क किए हैं। पहला, मोदी जी की सबसे बड़ी पूंजी जो थी वो अचानक छोटी हो गई है, और वो थी पप्पू वाली इमेज। पप्पू का जो पोस्टर था वो मोदी जी की सबसे बड़ी, उनकी बीजेपी के पोस्टर से बड़ा पोस्टर पप्पू वाला था। ये भी पप्पू है, अब क्या कर लो, राहुल गांधी के बारे में बना रखा था। अब ये पोस्टर सैकड़ों करोड़ों रुपए लगा के बनाया गया था, वो सब हुआ था। आज वो छवि टूट गई है। आज जनता देखती है, क्या पप्पू की छवि में क्या था कि भाई, जैसे मेरे दोस्त ने कहा, अभी 2-4 दिन नहीं चलेंगे, वो बैठ के चले जाएंगे, यादव जी आप सड़क पे रह जाओगे। तब भी मैंने राहुल से बात की थी, राहुल ने कहा था मेरे साथ एक बंदा नहीं चलेगा तब भी मैं चलूंगा, अकेला भी चलना पड़े तो मैं चलूंगा, और उस बात पे कहा है। अब जनता इस देश की देख रही है कि भाई धूल मिट्टी सड़क पे चल रहा है। जनता ये भी देख रही है कि एक बंदा था जो कि फ्लाईओवर पे 20 मिनट के लिए रुक गया था, और बंदे ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे नहीं किया। जब बीजेपी का वर्कर बेचारा मोदी जी जिंदाबाद करते हुए आया, बंदा नीचे उतर के उनको हेलो तो कर लेता, वो भी नहीं किया था। एक तरफ वो देखते हैं, एक तरफ इसको देखते हैं। इमेज ये थी कि भाई इतना एरोगेंट है, किसी से मिलता नहीं है, और वो गले लग रहा है, मिल रहा है। और ये आपको मैं 100% बता दूं, आप खुद भी यात्रा में, इसमें से कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। हाँ, कोई प्रशांत भूषण आता है, एडमिरल रामदास आते हैं, ये प्री अपॉइंटमेंट के साथ होता है। लेकिन ये जो जनता, औरत, बच्चे, कोई जवान मिल रहे हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आप चल के देख लेना, आपने खुद भी देखा होगा, ये सब ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। तो जनता ये भी देख रही है कि ये हो रहा है। और फिर ये था जी, इसको तो कुछ देश के बारे में पता ही नहीं है। अब वो रोज बोल रहा है, जनता से बात कर रहा है। आप भी आज करना, जो लोग राहुल गांधी से आज मिले, आप उसके बाद उनसे पूछना कि उन्होंने क्या बात की, क्या हुआ। आपको बताने को लोग, हर कोई बंदा कहता है जी मेरे को तो अंदाजा ही नहीं था कि इसे एक्चुअली पता है देश के बारे में, एक्चुअली सेंसिटिव है ना। और एक चीज हर व्यक्ति को समझ आती है मिलने के बाद, जो मुझे काफी साल से पता है, मैंने कहा भी है, कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की 3 जो वैल्यूज हैं उस पे राहुल गांधी पक्का है। कांग्रेसी बाकी है कि नहीं है वो आपको पता होगा, मैं नहीं बता सकता। राहुल गांधी इन 3 चीजों पे पक्का है। पहला, सेकुलर हिंदुस्तान होगा।
जिसमें सबके लिए बराबर हक होगा, दूसरा सोशल जस्टिस और तीसरा इकोनॉमिक इक्वालिटी। इन 3 चीजों पे राहुल पक्का खड़ा है। ये चीज लोग इंप्रेशन देख के आते हैं तो बदलते हैं, तो ये छवि टूटी है। आपको कैसे पता है पक्का खड़ा है? बातचीत से, मैं 15 साल से मिलता रहा हूँ, बात हुई है। मैं कोई जिगरी दोस्त होने का दावा नहीं करता हूँ, और ये बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिक्स में बंदों को जो मुंह से बोलते हैं उससे जज नहीं करना चाहिए, जो करते हैं उससे जज करना चाहिए। मैं अभी आपके मुंह की बात हुआ सिर्फ कह सकता हूँ। इन सवालों पे जब जब बात की, और मैंने इस देश के काफी नेताओं से, अभी यात्रा में भी बात हुई, यात्रा में भी, यात्रा से पहले भी, और इससे 15 साल पहले भी, और 5 साल पहले भी। जब मैं आम आदमी पार्टी में चला गया, नेचुरली उसके बाद बातचीत नहीं होती थी, ना मैंने कोशिश की ना उन्होंने कुछ कोशिश की। लेकिन ये बात तय है कि इन तीनों सवाल पे राहुल गांधी सिर्फ यहाँ से नहीं, और सिर्फ यहाँ से भी नहीं, अंदर से है। ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। और ये आपको बातचीत में, आप भी बात करेंगे, पता लग जाता है कि कौन बंदा सिर्फ आपको पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए डायलॉग दे रहा है और कौन अंदर से बोल रहा है। तो ये सब चीज जब आती है तो लोगों की राहुल गांधी के बारे में छवि बदलती है। राहुल गांधी की छवि बदले, मेरे को उसमें इंटरेस्ट कम है, लेकिन मोदी जी की जो एसेट है वो घट रही है। ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज है, चाहे राहुल गांधी से हो, चाहे नीतीश कुमार से हो, चाहे स्टालिन से हो। मोदी जी की ये जो इमेज थी, भाई मेरे सिवा कोई है ही नहीं, बस मैं कर रहा हूँ। अच्छा, 2 लोग जो जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, अभी आपने इसमें बोला, मैंने इसीलिए पूछा आपसे, अडानी और अंबानी, इनके बारे में खूब चर्चा होती है कि 2 लोग देश को चला रहे हैं पॉलिटिकली, 2 लोग इकोनॉमिकली चला रहे हैं, बिजनेस सारा उनके पास, हम 2 हमारे 2। और ये जो मॉडल था ग्लोबलाइजेशन का, जिसके आप क्रिटिक भी रहे हैं बहुत सारी चीजों पर, तो ये ग्लोबलाइजेशन के मॉडल की शुरुआत तो राजीव के दौर में हुई, और फिर मनमोहन जी के दौर में, और राहुल भी उस जब सरकार थी तब भी तो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म की टर्म तो तब भी यूज होती थी, तब भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को, जब आप कहते हैं कि राहुल के ये वर्ड, मैं मानता हूं कि वो अच्छे इकोनॉमिकली, जो आपने 3 चीजें कही उसमें इकोनॉमिक्स भी है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे राहुल आएंगे, उनके पास पावर होगी तो ये नहीं होगा? क्योंकि पहले तो कांग्रेस ऐसे करती रही है, कांग्रेस ने भी अपने कॉर्पोरेट पाले, कांग्रेस ने भी कॉर्पोरेट को बड़ा किया है, एनपीएस के मामले में कांग्रेस ने भी ऐसे किया। 2-3 चीज मैं कहता हूँ, इसमें तो खैर कोई शक हो ही नहीं सकता कि इस देश में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन लाने की शुरुआत कांग्रेस ने की, मनमोहन सिंह जी ने की। इसके बारे में तो कोई दो राय कैसे हो सकती है? उसको बीजेपी ने भी बैक किया, जब बीजेपी सरकार थी तो कांग्रेस ने बैक किया, दोनों की पूरी सहमति से काम हुआ है। उससे ही सबसे ज्यादा आर्थिक विषमता इस देश में, जी, उससे आर्थिक विषमता बढ़ी है इस देश में, कोई शक की बात नहीं है। मगर मैं कैपिटलिज्म और क्रोनी कैपिटलिज्म में फर्क करता हूँ। जिस तरह का क्रोनिज्म आज हो रहा है, अडानी जिस चीज पे उंगली रख दे वो उसकी हो जाती है। कौन सा एयरपोर्ट इस देश का, कौन सा बंदरगाह इस देश का, रेलवे उनको, टेलीकॉम उनको, और अब एनडीटीवी भी उनको है, मतलब जिस पे उंगली रख दी। ये चौटाला जी के बारे में एक बार कहते थे कि साहब जिस घर को देख लिया बस वो घर उनका हो गया। अब ये तो अडानी जी का तो पूरा देश का मामला हो गया। ये कांग्रेस के दौरान इस तरह का क्रोनिज्म, मनमोहन सिंह को देखो, मनमोहन सिंह की मेरी काफी आलोचना है, आदमी बेईमान नहीं था। ये नहीं था कि मनमोहन सिंह को आप सूटकेस के अंदर कुछ पकड़ा दो और कुछ करवा के ले जाओ, ये नहीं होता था। क्रोनिज्म इसके मुकाबले नीचे के लेवल पे जरूर बेईमानियां चलती थी और हमने तो खुद उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। क्रोनिज्म जिस तरह का आज इस देश में हो रहा है, आप सिंपल बात मैं चाहता हूं आपका व्यूअर जाने, आपका व्यूअर थोड़ा समझदार व्यूअर है, पढ़ देखने वाला है। जिस दिन इस देश में लॉकडाउन शुरू हुआ 20 मार्च 2020, उस दिन मिस्टर अडानी की टोटल वेल्थ कितनी थी? 66,000 करोड़ रुपया। आज अडानी जी की टोटल वेल्थ कितनी है? 14 लाख करोड़ रुपया। 2.5 साल में 66,000 से 14 लाख करोड़। दुनिया में कभी सुना है आपने ऐसा होते हुए? कहां से आया ये? इतनी मेहनत कर ली 2.5 साल में, जब देश में कोई बाहर नहीं निकल रहा था, या उस पे हाथ था? श्रीलंका में कॉन्ट्रैक्ट कौन दिलवा रहा था अडानी को? ये तो बात पब्लिक में आ गई ना, इंडिया की बातें आ नहीं रही थी। ऑस्ट्रेलिया की माइंस में इनको कौन दिलवा रहा था? तो ये जिस तरह का क्रोनिज्म आज इस देश में हो रहा है, वो तो इस देश ने कभी नहीं देखा, कांग्रेस के वर्स्ट टाइम में नहीं देखा है। इस तरह का क्रोनिज्म जो हो रहा है, बिल्कुल ऊपर से स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस पे अडानी उंगली रख दे। ये किसानों के 3 कानून किस लिए बन रहे थे? साइलोज किसके थे? अडानी के साइलोज थे। पूरे देश को खरीद लिया, देश को बेच रहे हैं पूरा। तो ये तो नहीं था। बाकी जैसे मैंने कहा,
कांग्रेस की नीतियों से तमाम डिफरेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस ने किया आगे नहीं करेगी, इसकी गारंटी क्या है? ना, गारंटी में बिल्कुल नहीं कह रहा। गारंटी तो कांग्रेस सांप्रदायिकता वाले मामले में भी कांग्रेस 3-4 चीजों, तुम हाशिमपुरा का दौर देख लीजिए, या आप राजीव का वो दौर देखिए, राम मंदिर वाला, और तीसरा दौर है ये 84 वाला। आप ठीक कह रहे हैं। और फिर आर्थिक तौर पर ये दौर है कि आपके भी कॉर्पोरेट थे। आगे नहीं होगी कांग्रेस ऐसी। ये मैंने और लीडरों को, जयराम रमेश से ही पूछा, ये मैंने दिग्विजय से ही पूछा, वो तो गुस्से हो जाते हैं, कहते हैं ये तो बीजेपी के सवाल है। मैंने कहा बीजेपी के को आप जवाब दीजिए इस पर। बिल्कुल आगे आप नहीं, आप आलोचना कर रहे हैं, अभी प्राइवेटाइजेशन की बहुत खूब आलोचना हो रही है कांग्रेस की तरफ से। हम इस देश में देखते हैं कि जो विपक्ष में होता है वो वही बात कहता है। बीजेपी ये सेम बातें करती थी, जब सत्ता में आई तो स्वदेशी जागरण मंच पता नहीं कहाँ चला गया। रिटेल में एफडीआई का आपको पता है विरोध करती थी बीजेपी। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, पूछे जाने चाहिए। पूछना आप जैसे लोग बंद कर दोगे तो फिर तो वही सब होगा जो इस देश में हमेशा होता आया है। पूछे जाने चाहिए, नकेल कस के रखनी चाहिए। मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक लिमिटेड बात कही है। मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैंने ये भी नहीं कहा कांग्रेस की आइडियोलॉजी बदल गई है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि राहुल गांधी का पर्सनल कमिटमेंट इस चीज के बारे में मुझे पक्का दिखाई देता। आप ये बताओ, इस देश की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के किस लीडर ने अडानी के खिलाफ स्टेज से बोला है? आप नाम गिना दो। हो सकता है सीताराम येचुरी ने बोला हो, वो अपना साथी है, वो उसका लेफ्ट आइडियोलॉजी है। किसी ने नहीं बोला, किसी बड़ी पार्टी ऑपोजिशन ने आज तक नहीं बोला। राहुल गांधी मंच से बोलता है, पूछता है कि 2 नंबर पे दुनिया में कहां से पहुंच गया, ये मेरे आपकी जेब से पैसा निकला है जो कि उनकी जेब में पहुंचा है, जो सच्चाई है। आरएसएस पर ही मुझे लगता है इतना डायरेक्ट कोई नहीं बोला। आरएसएस पे कौन बोलता? मतलब जो बोला, अब आप ये कह सकते हो कि सिर्फ बोला, ठीक बात है, बट लिप सर्विस इज ए वेरी सीरियस सर्विस। लिप सर्विस आप उस चीज को देते हैं जिसमें आपको, और फाइनली अगर आप लिप सर्विस करते हैं, आप 50 बार कहेंगे इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, तो परसों अगर आप फिसलोगे तो मैं कहूंगा ना यादविंदर परसों क्या बोल रहे थे, है ना। लिप सर्विस इज एन इंपॉर्टेंट बिजनेस इन पॉलिटिक्स, वो हो रहा है। तो आरएसएस के सवाल पे, इस पे क्रोनी कैपिटलिज्म के सवाल पे आज कांग्रेस का लीडर मंच से खुल के बोल रहा है। बस इससे ना ज्यादा मैं कुछ कह रहा ना कम कह रहा, मगर ये अपने आप में छोटी बात नहीं है, ये चीज हो रही है। और अगर कोई ये करने को तैयार है, कल को स्टालिन ये करने को तैयार हो, अखिलेश करने को तैयार हो, मैं उनकी रैली में जाऊंगा, उनको सपोर्ट करूंगा, क्यों नहीं करूं। इस टाइम मेरे देश बचाने का सवाल है। आज से 20 साल बाद, आज से 50 साल बाद मैं तो नहीं रहूंगा। मेरा पोता, मेरा कोई दोस्त, किसी का बच्चा पूछेगा ना कि वो जो अंकल जी हुआ करते थे वो 2022 में क्या कर रहे थे जब देश में आग लग रही थी, बिल्किस बानो हो रही थी, जब होम मिनिस्टर ये बोल रहा था तो ये क्या कर रहे थे अंकल। मैं इतना चाहता हूं यादविंदर, कुछ हो ना हो, एक वोट ना बदले, कम से कम मेरा पोता, मेरी आने वाली पीढ़ी, कोई मेरा दोस्त, रिश्तेदार, मेरी किताब पढ़ने वाला सर उठा के कह सके उस वक्त जो करना चाहिए था वो किया। इतिहास में ये चीजें भी दर्ज होती हैं। पार्टीशन के दौरान जो हुआ, आज हम किनको याद करते हैं? उनको जिन्होंने नफरतों से आगे जाके साथ खड़े हुए। 84 में हम किनकी कहानियां याद करते हैं? उन लोगों ने जिन्होंने रिस्क लिया और कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा, है ना। इतिहास उन्हीं को याद करता है। आपको लगता है कि जब भी इस देश में या दुनिया में कभी भी कोई संकट आया है तो जन आंदोलनों ने उसको बचाया है हमेशा? आप जन आंदोलनों के लोग थे। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे आप कह रहे हो कोई और भी कुछ करेगा, मतलब सिर्फ ये लड़ाई को वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जब हम देखते हैं, जब हम इससे बियॉन्ड नहीं जाते, तो इस देश में जो मास मूवमेंट्स होंगी, आपको लगता नहीं है कि जो बेसिकली रियल फाइट है किसी भी चीज के खिलाफ, चाहे वो आर्थिक विषमता हो, कम्युनलिज्म हो या और चीजें हो, रियल फाइट तो वहां पर पड़ी होती है। आपको लगता नहीं है आपको वहां ज्यादा होना चाहिए? आप तो मेरी वाली बात कह रहे हो। मैं तो पिछले कई सालों से बात कह रहा हूँ कि इस देश का सच्चा ऑपोजिशन संसद में नहीं है, सड़क पे है। तो किसान आंदोलन किसने किया? किसी पार्टी ने किया? हमारी जैसी छोटी पार्टियां। मान लीजिए मैं सवाल पे आज आप संसद वाली राजनीति को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वो संसद में होंगे तो सड़क पर आप जैसे तो बचेंगे नहीं। फिर आप भी संसद में आ जाएंगे, आप भी डिफेंड करने के मूड में आ जाएंगे। संसद में नहीं आएंगे, आपको राज्यसभा ले जाएंगे कुछ। ये तो दिक्कत हमारी जैसे लोग तो यहाँ पर कुर्सियों के बाहर हम सोच ही नहीं पाते, आप भी नहीं सोच पा रहे हो। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो है, आप बिल्कुल, मैंने कहा कि इस देश में सच्चा विपक्ष जन आंदोलनों ने दिया है, लेकिन इतिहास का एक मोड़ आता है जब आपको हर तरह के विपक्ष को इकट्ठा करना है।
इस ऐसा वक्त दुनिया इस में देश एग्जांपल, जैसे आप कुछ एग्जांपल से बता सकते हैं? मैं तो ये कहता हूं, इस देश दुनिया में जब जब किसी डेमोक्रेसी को क्राइसिस हुआ है, छोटी प्रॉब्लम होती है सरकार उसका सॉल्यूशन करती है, सरकार की प्रॉब्लम होती है, अफसरों की प्रॉब्लम होती है तो संसद सॉल्यूशन करती है, संसद की प्रॉब्लम होती है तो कोर्ट सॉल्यूशन करता है, जब सारों की प्रॉब्लम होती है तो जनता तो सिर्फ जनता करती है। श्रीलंका में क्या हुआ? जनता सड़क पे, उसके बाद पूरा वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जनता सड़क पे आई। नेपाल में राजशाही को किसने फेंका? जनता आ गई। जिस बांग्लादेश पाकिस्तान को हम हिंदुस्तान में कुछ नहीं समझते, पर नेपाल में बहुत बड़ी मास मूवमेंट थी। आप देखो कितनी शानदार मूवमेंट हुई। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब मास मूवमेंट नहीं मैं होगी, तो कहता हूं हिंदुस्तानियों मैं को, ये पूछ रहा हूं आपसे, मैं उस पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस, ये जो यात्रा है, इससे ज्यादा बड़ी मास मूवमेंट बड़ी चीज है या ये बड़ी है, या ये मास मूवमेंट है? मैं आपको नेपाल का ही एग्जांपल देता हूं। नेपाल में जब जनता सड़क पे आ गई और कहा राजशाही नहीं चलेगी, बहुत बड़ी मास तो मूवमेंट, पार्टियां भी पलटी, पार्टियां उनके साथ आई। जब बड़ा चीज होती है, बैकग्राउंड में एक मास मूवमेंट थी ना, तो आज भी तो बैकग्राउंड में किसान आंदोलन है, बैकग्राउंड में सीए है, नहीं तो हिम्मत होती भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जब इतना बड़ा काम ना होते इस देश में। जो बिल्कुल साइलेंस थी उसमें कौन निकालता है? मेरे को तो अच्छा लगा राहुल गांधी ने अपने मुंह से कहा कि हमें तो प्रेरणा किसान आंदोलन से मिली है करने की, है ना। तो इन सब ने बैकग्राउंड बनाया है। इस वक्त इस देश में आप उसे फांसीवाद कह लो, आप उसे लोकतंत्र पे हमला कह लो, आप मैं हिंदुस्तान के स्वधर्म पे हमला उसको बोलता हूं, कुछ भी कह लो, संविधान पे हमला कह लो, हमारी सभ्यता पे हमला कह लो, आज उसको बचाने वाली दो तरह की एनर्जी है। एक एनर्जी वो है जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में है, वो एक दूसरे के खिलाफ है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल उनमें ज्यादा है, और अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, किसी को काम करके उनकी अलाइनमेंट थोड़ा सा करनी है, उनको ताकत देनी है। दूसरी एनर्जी है जो पॉलिटिकल पार्टियों के बाहर है, जन आंदोलनों की एनर्जी है। आज अगर देश को बचाना है, इन दोनों एनर्जी में एक ब्रिज बनाना होगा ताकि देश बचाने के लिए ये एनर्जी इस्तेमाल हो सके। और मैं और कुछ काम नहीं कर रहा, मेरी भूमिका सिर्फ ये है, मैं इन दोनों एनर्जी में एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या कर रहा हूँ मैं? हर जगह पे, महाराष्ट्र के बहुत गजब जन आंदोलन है, और मैं फख्र से कह सकता हूँ महाराष्ट्र का एक भी ऐसा जन आंदोलन नहीं था जो भारत जोड़ो यात्रा में ना जुड़ा हो। एक एक आंदोलन जुड़ा उस एनर्जी को। और कल को, जैसे मैं तो खोल के कहता हूं, कल को स्टालिन के साथ जोड़ना है, स्टालिन के साथ जोड़ो, अखिलेश के साथ जोड़ना है, अखिलेश के साथ जोड़ो। देश बचेगा तो फिर हम आपस में बैठ के फिर सुलझा लेंगे और झगड़े कर लेंगे। स्ट्रगल तो होगा, इस देश के किसान मजदूर को जो कुछ भी मिलेगा स्ट्रगल से मिलेगा, चाहे इनका राज हो चाहे उनका राज हो, लेकिन स्ट्रगल करने की जमीन तो बची रहे, वो डेमोक्रेसी तो बची रहे, दरी तो बची रहे जिसमें हम स्ट्रगल करेंगे। वो तो उस दरी को आग लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ भी रहे हैं, वो कहते हैं कि ये चला गया है, ये जो इकट्ठे होने सब लोगों ने, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत तो क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है, और क्वालिटी आम आदमी पार्टी के साथ अल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी बनेगी, ये वो कहते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले कहा था कि जब घर में आग लगी हो तो दो तरह की पार्टियां दिखाई देती हैं। एक वो जो कि पानी की पेट्रोल की बोतल लेके आ रही है, एक वो जो कि पानी की बाल्टी लेके आ रहा है। आम आदमी पार्टी कैसी है? एक तीसरी पार्टी भी होती है जो एक हाथ में बोतल और एक हाथ में पानी की बाल्टी लेके देखती है कि अच्छा किससे फायदा होगा, यहाँ पानी डालने से फायदा होगा कि पेट्रोल डालने से फायदा होगा। वो दोनों से ज्यादा खतरनाक है, वो पेट्रोल वाले से ज्यादा खतरनाक है। पेट्रोल वाले का तो पता है कि पेट्रोल लेके घूम रहा है, जो एक हाथ में पेट्रोल और एक हाथ में बाल्टी लेके चल रहा है वो सबसे खतरनाक है। और मुझे अफसोस है कि आम आदमी पार्टी की भूमिका आज वही है, ज्यादा पेट्रोल वाली है लेकिन कभी पानी की बाल्टी भी लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है वो खतरनाक है। और मेरे लिए बाकी चीज़ों में सरकार के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, मैं उस पर सारे पे नहीं करता। मेरे लिए सबसे ज़्यादा निराशा ही नहीं, शर्म का विषय जो रहा है वो ये है कि इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने के सवाल पे आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी की पूंछ पकड़ ली है इस वक्त, वो देख के मुझे शर्म आती है कि अच्छा मैं इन लोगों के साथ रहा था जो आके इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट छोड़िए, जिस शहर में आप राज कर रहे हो उस शहर में दंगा हो रहा है, आपके पास पुलिस नहीं है, आपको किसी ने रोका वहां जाके खड़ा होने के लिए, आपको किसी ने रोका ये कहने के लिए कि ये गलत हो रहा है, आप अपील करो ये रुक जाएगा, मैं वहां खड़ा हो जाता हूं, कोई होता क्या करता। आपके शहर में बुलडोजर चल रहा है, आप क्या कहते हो, ये तो रोहिंग्या लोग हैं,
जो सवाल बीजेपी ने इसे नहीं बनाया था वो आम आदमी पार्टी बनाती है। तो मुझे शर्म आती है इन लोगों को देख के। और अगर ये विकल्प है तो भगवान बचाए ऐसे विकल्प से इस देश को। तो क्या मतलब आगे युगेंद्र यादव जब बाहर यात्रा जोड़ो यात्रा खत्म हो जाएगी, उसके बाद युगेंद्र यादव कहाँ होंगे? सड़क पे रहे, सड़क पे होंगे, बड़ा खुशी से होंगे। या कोई नया कुछ काम। डिजाइन करेंगे कांग्रेस के साथ मिलकर? एक काम बड़ा साफ है, मैं तो बिल्कुल खुद को इसमें छुपी हुई बातें नहीं जन आंदोलन और जो कह रहे हैं कि इसी पर काम होगा आगे 24 तक, या जन आंदोलनों की देखिए सिंपल काम है, बहुत ही सिंपल डिजाइन है और इसमें कोई छुपा हुआ डिजाइन नहीं है। पहला, जो पॉलिटिकल पार्टियां इस टाइम सेकुलरिज्म के सवाल पे, देश को बचाने के सवाल पे मिनिमली कमिटेड है, कांग्रेस को भी मैं मानता हूं, उसमें समाजवादी को भी मानता हूं, मैं लेफ्ट को भी मानता हूं, इन सब की एनर्जी एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना हो और इनकी एनर्जी बढ़े, एक काम ये है। दूसरा काम ये है कि जन आंदोलनों की एनर्जी छोटी छोटी डिमांड्स में अगले 1.5 साल में कम जाए, थोड़ा सा इस तरफ मुड़े। और मैं तो समझता हूँ किसान आंदोलन की अल्टीमेट जिम्मेवारी, किसान आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं था, एमएसपी की बहुत बड़ी डिमांड है, हमें लड़ना है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो बड़ी लड़ाई आज किसान एक बड़ी जिम्मेवारी देखे। इस देश का लोकतंत्र बचाना इस देश के किसान की जिम्मेवारी है। तो जन आंदोलनों की ऊर्जा इस तरफ जुड़े। मेरा टाइम जैसे ही यात्रा खत्म होती है, मेरी कोशिश ये होगी कि जन आंदोलनों की इस ऊर्जा को और पार्टियों की ऊर्जा, जो देश बचाने के लिए दोनों ऊर्जाओं का एक ब्रिज कैसे बने, उस पे होगी। खुल के काम करूंगा, कोई छुप के करते नहीं है। और ये काम इस वक्त अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या काम करेंगे इस टाइम देश में? बच्चों को क्या जवाब देंगे? आने वाली पीढ़ियों को क्या बोलेंगे? हम क्या कर रहे थे इस टाइम? अपने लिए 4 पैसा फालतू मांग रहे थे, अपने लिए वेजेस मांग रहे थे, अपने लिए कोई मेरा आगे 150 साल बाद डेवलपमेंट का मॉडल क्या होगा वो कर रहे थे, जब घर में आग लगी हुई थी। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, वो करेंगे। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, इसमें ना राज्यसभा है कहीं, ना लोकसभा है, लेकिन मैं समझता हूँ इस सबसे बहुत बड़ी सभा जनता की सभा होती है, उस पे रहा हूँ, खुशी से रहा हूँ, वहीं रहूंगा। तब जब किसान आंदोलन में तो लोगों की ये प्रश्न है, किसान आंदोलन से निकल के युगेंद्र यादव सीधा भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद तो सीधा यहीं आए, पहले सीएनआरसी। 2 चीजें आपको ध्यान होंगी। तो ये लोग अपने आपके बारे में बहुत तरह की परसेप्शन बनाते हैं कि ये हु इज युगेंद्र यादव। सर ऐसा देखिए, हिंदुस्तान है, पब्लिक लाइफ है, हर एक का आपसे मैं पूछूं कौन है आप? हर एक का हक है। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ जो इस देश के बारे में सोचते हुए बड़ा हुआ है और सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे 1 इंच 1 सूत बेहतर की तरफ हो जाए, है ना। जब किसान आंदोलन हुआ था, आप जानते हैं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर तब था और मैंने इसको 1 मिनट के लिए कभी नहीं छुपाया। खूब लोग परेशान हुए, मेरी छोटी सी पार्टी को पब्लिसिटी में मेरी पार्टी को खूब हो गई। अच्छा, मेरे से 50 गुना बड़ी जो पार्टी थी उसका कोई विरोध नहीं था, और जो बाकी 10 लोगों की छुपी हुई पार्टियां, उसका कोई विरोध नहीं था। विरोध सिर्फ मेरी पार्टी का था, क्योंकि मैं खुल के कहता था हाँ जी पार्टी का हूँ, है ना। आपके बारे में बोला विज्ञान भवन नहीं आना चाहिए। हाँ, वो तो अमित शाह ने बोला था, उसको तो मैं मेडल देखता हूँ साहब। अब अगर अमित शाह बोलता है कि किसी को भी ले आओ विज्ञान भवन, योगेंद्र यादव को ना लेके आओ, मैं समझता हूँ इससे अच्छा मेडल तो किसी को मिल नहीं सकता। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उनका। तो उस टाइम, और मैंने खुल के आपको तब भी कहा था, अपनी बात भी हुई थी, मैंने कहा था किसान आंदोलन को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, बस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एकदम करने में नहीं जाना चाहिए, उससे फायदा नहीं है। पॉलिटिक्स करनी चाहिए, क्योंकि इस देश के जितने भी आंदोलन हैं वो सब पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं। वो आइडियोलॉजी इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी लेफ्ट की आइडियोलॉजी हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा लेफ्टिस्ट कहता है तो मैं कहता हूँ भैया इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी लेफ्टिस्ट है, जरा उसको भी ठीक कर लो फिर आप, है ना। तो वो आइडियोलॉजी, इस देश के सारे जन आंदोलन आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं। इस देश के सारे जन आंदोलनों को इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि सरकार में कौन बैठता है, सरकार क्या काम करती है, क्या नहीं करती है। इस देश के सारे जन आंदोलन इस पॉलिटिकल एजेंडा इस देश का क्या हो उस पर असर डालना चाहते हैं, बस खुद इलेक्शन नहीं लड़ते, वो अच्छी बात है। तो आप तो एक बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में गए, अगर मैं आपसे पूछूं जिंदगी में आप कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे? ना, ऐसा कुछ जाएंगे, कभी जा भी सकते हैं। मैंने ना ऐसा कभी कोई वो नहीं कहा कि कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अच्छी है। मैं तो जिंदगी भर स्टडी भी किया है, खुद इलेक्शन लड़े भी हैं। मैं कैसे कह दूं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स गंदी चीज है? और ये आजकल जो फैशन चल गया पॉलिटिक्स बहुत गंदी है जी, पॉलिटिक्स खुद कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कह रहे हो कि जन आंदोलन वाले लोगों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए।
किसान Directly. आंदोलन वाले गए, उन्होंने बहुत बड़ी डायरेक्टली नाकामी आपने देखा, बहुत बिल्कुल उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई। बिल्कुल, मैंने कहा था राज्यपाल हाथ साहब जोड़ आपको पता है हार गए मैंने तो इनमें से कई लोगों को कहा था क्या कर रहे हो आप, खुद भी होगा और हमारा मुंह भी काला करवा दोगे, क्या फायदा इन चीजों का। मगर वो एक ये नहीं कि गंदा काम है, इसलिए कि समझदारी का काम नहीं है। किसान इतना बड़ा किसान आंदोलन करके अगले दिन आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ, जनता क्या कहेगी। तो ये समझदारी का काम नहीं था, सिर्फ यही मैंने कहा था। मेरी आज भी राय है कि कुछ लोगों को चुनाव लड़ना बहुत अच्छा काम है, लड़ना चाहिए लोगों को। कल को आप जैसा बंदा भी लड़े, मैं उसको भी कहूंगा जरूर लड़ना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को दूसरी जिम्मेवारी भी निभानी चाहिए। आज इतिहास का जो मोड़ है उसमें मेरे जिम्मे जो जिम्मेवारी आई है, कोई विकेट कीपर होता है, कोई फील्डमैन होता है, कोई बॉलर होता है, मेरे जिम्मे जो जिम्मेवारी आई है, जो मैंने अपने ऊपर खुद ही ले ली है, वो ये है कि इन दोनों में जोड़ करना, ताकि इस वक्त देश की जो सबसे बड़ी चैलेंज है उसका मुकाबला अगर किया कोई जाए। कह दे, मान लीजिए जनता कह दे कहीं भी कि भाई 2024 में आप कैंडिडेट बनिए, तो बनेंगे आप जहाँ 2024 सर, ये में बने? जनता कहने वाली बातें सारी झूठी होती हैं, वो अपने अंदर का मन होता है, जनता से कहलवाया जाता है। तो आप मैं वो 24 तो- के लिए तो नहीं रेडी है, मैं आपसे पूछ जनता रहा हूं सीधा। कहलवाने वाली तो जनता हमेशा खड़ी रहती है। आप इशारा कर दो, जनता कह देगी यादवेंद्र सीएम पंजाब, वो तो 2 मिनट की बात है। वो तो ये चीजें ऐसी थोड़ी होती है। मगर मैं सच 24 में नहीं लड़ रहे आप? बोल रहा, मेरा जो भूमिका है, मैंने आपको बताया, मेरी प्रिंसिपल भूमिका, अगर थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन है, बाकी काम करने वाले बहुत हैं इस देश में, तरह तरह के काम करते हैं। बंदे को ये देखना होता है भी कौन सी ऐसी चीज है जो शायद नहीं हो रही, मेरे करने से शायद थोड़ा सा ऊपर हो सकती है, वो ये काम है। और उस काम में इलेक्शन की कोई जगह मैं देखता नहीं हूँ इस वक्त। और मेरी पार्टी ने तो बाकायदा लिख के फैसला किया है। मैं समझता हूँ देश की थोड़ी पार्टियां होंगी जिन्होंने कहा है 24 तक हम किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस देश में फासिज्म को हराने की पॉलिटिक्स करेंगे। लिखा हुआ हमारा फैसला है। तो उसी से मैं भी मजा हूँ पार्टी का मेंबर होने के नाते। पार्टी इस चीज़ों पे बदलाव करे तो अलग बात है, तो ये हमारी रिजॉल्व है। और इस वक्त मुझे सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, और मैं चाहता हूँ आपको, आपके दर्शकों को, जो लोग सब देख रहे हैं, ये इस वक्त सिर्फ सरकार बदलने की सिचुएशन नहीं है, सिर्फ डेमोक्रेसी बचाने की भी नहीं, ये सचमुच देश बचाने की सिचुएशन है। देश बच जाएगा, बाकी सब बातें बाद में कर लेंगे। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।